लेकिन अब तो टाइम है नहीं, तो आज वही वाला चैप्टर जो है पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। मतलब उसके जो सर नियम हैं। हाँ जी बोलिए। पेपरों में किस किसने आंसर दिए थे वो बता दो। कौन से पेपर में? वो सॉरी कॉल में नहीं दिए क्या? पिछली क्लास में पूछा नहीं था मैंने पोल में क्वेश्चन, ठीक है। ओके चले तो शुरू करते हैं। सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है ना। पहली बात तो ये है कि सर्वांग सम का मतलब क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, सर्वांग सम का मतलब क्या है, तो ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, सर्व, अंग और सम। यानी सर्व का मतलब सारे, अंग का मतलब त्रिभुज के कौन कौन से अंग होते हैं, कोण और भुजा। एक त्रिभुज में क्या क्या होती है, एक कोण होता है और क्या होती है, भुजाएं होती है। तीन कोण और तीन भुजाएं, यानी सारे कोण और सारी भुजाएं क्या हो, सम का मतलब समान, ठीक है। अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, उसके सारे कोण, उसकी सारी भुजा आपस में बराबर हो, तो वो त्रिभुज दोनों क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। और इसको दर्शाते कैसे हैं, इसको दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, बराबर और उसके ऊपर ये, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। पहली चीज तो ये कि सर्वांग सम का मतलब क्या है। सर्वांग सम का मतलब है कि सारे अंग, अंग कौन कौन से, कोण और सारी भुजा क्या हो, समान हो, तो वो त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर दो त्रिभुज आपको लेकर दिखाता हूं। एक त्रिभुज मैंने ये लिया, ठीक है, और एक त्रिभुज मैंने यहां पर बना दिया इस तरीके से, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया त्रिभुज ए बी सी, इसको मैंने नाम दिया डी ई एफ, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दिया, ए बी सी, इसको मैंने क्या नाम दिया, डी ई एफ। और अगर मैं कहूं कि ये जो भुजा है इस त्रिभुज की 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से इस त्रिभुज के लिए भी मैं कहूं इसकी भुजा ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है। और मैं कहूं ये जो कोण है ये 40 डिग्री का है, ये वाला जो कोण है, ये ये वाला जो कोण है ये मान लो 60 डिग्री का है, और ये वाला जो कोण है ये 80 डिग्री का है। इसी तरीके से इसको भी मैं कहता हूँ ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। तो आप यहां पर देख सकते हो दोनों त्रिभुज की ए बी जो है भुजा, वो किसके बराबर है, डीई के बराबर है। ए सी डी एफ के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है। आप देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो, ये भी 5 है ना, ये भी 5 है, तो इसकी ये वाली 5 है। ये 4 है तो इसकी ये वाली 4 है। ये 6 सेंटीमीटर है तो इसकी ये वाली 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप कोण देखो, अगर मैं कहूं कोण बी ए सी, वो किसके बराबर है, कोण ई डी एफ के। बी ए सी कौन सा है, बी ए सी, यानी ये वाला कोण। और मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है कि जिस कोण की हम बात करते हैं उसको बीच में लिखते हैं, तो बी ए सी की बात हो रही है तो ए बीच में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से कोण ए सी बी बराबर किसके है, कोण डी एफ ई के। इसी तरीके से कोण ए बी सी बराबर है कोण डी ई एफ। तो आप यहां पर देख सकते हो इन दोनों त्रिभुज के भुजाएं भी बराबर हैं आपस में, संगत भुजाएं, ठीक है। संगत भुजाओं का मतलब ये है कि अगर मैं इस वाले त्रिभुज की उल्टे हाथ वाली भुजा की बात कर रहा हूं तो इस वाले त्रिभुज की भी उल्टे हाथ वाली भुजा, इसकी सीधे हाथ की भुजा है तो सीधे हाथ की भुजा, इसके नीचे वाली भुजा है तो इसकी भी नीचे वाली भुजा, इसकी संगत भुजाएं बराबर हैं आपस में, इसके संगत कोण भी आपस में बराबर। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम। तो ये दोनों त्रिभुज मेरे क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, क्योंकि इसके सारे अंग समान हैं।
और इसको हम लिखते कैसे हैं, त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज डीईएफ। तो सर्वांग सम का मतलब आपको पता चला। सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि सारे अंग समान। अंग कौन कौन से हैं, एक त्रिभुज में क्या क्या अंग होते हैं, जैसे एक हमारे शरीर में क्या क्या अंग होते हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, है ना, हमारी आंखें, ये शरीर के अंग हैं। ऐसे इस त्रिभुज के अंग क्या है, इसकी भुजाएं और इसके कोण। तो हेलो मुस्कान, अगर किसी दो त्रिभुज की भुजाएं और उसके कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम का मतलब समझ में आया सभी को क्या होता है? अगर किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। मेरा जो मेन मकसद यहाँ पर आपको बताने का था वो ये था कि सर्वांग सम का मतलब क्या है ना, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्वांग सम को कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और इसका चिन्ह क्या होता है, बराबर, और उसके ऊपर इस तरीके से हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ सर्वांग सम का मतलब। अब बात आती है कि अब जरूरी नहीं है, मान लो मैंने आपको ये दो त्रिभुज दे दिए, एक त्रिभुज मैंने ये दिया, ध्यान से सुनना, एक त्रिभुज मैंने आपको ये दे दिया, दूसरा इस तरीके से। अब मान लो मुझे इसमें सिर्फ इतनी चीजें पता है कि इसकी ये वाली भुजा, मैं ठीक हूं साहिल, इसकी ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसकी ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसकी ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर है, और इसकी ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर है। इसका ये वाला कोण 40 डिग्री है, और इसका भी ये वाला कोण 40 डिग्री है। अब आप ध्यान से देखो, मुझे ना तो ये कोण पता है ना ये वाला कोण पता है, ना ये वाली भुजा पता है। इसी तरीके से ना मुझे ये वाला कोण पता है, ना मुझे ये वाला कोण पता है, और ना मुझे ये वाली भुजा पता है। तो जब ऐसा हो, है ना, अब मैं कैसे इसको कह दूं कि सर्वांग सम है या नहीं, क्योंकि सर्वांग सम तो वो होते हैं जिसकी सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हो। लेकिन यहां पर तो हमें भुजा पता ही नहीं है। हाँ, साइड एंगल साइड पर ही आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सर्वांग सम का मतलब ये होता है कि सारी भुजाएं और सारे कोण अगर किसी दो त्रिभुज की बराबर है तो वो सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पर दो वो बनाए हैं, इसमें आपको सिर्फ एक कोण पता है, इसका एक कोण पता है, इसकी दो भुजाएं पता है, इसकी दो भुजाएं पता है। तो क्या आप इसको कैसे पहचानोगे कि ये सर्वांग सम है या नहीं? यानी अगर आपके पास त्रिभुज की सारी जानकारी नहीं है, आपको सारे कोण नहीं पता, सारी भुजाएं नहीं पता, और आपको पता लगाना है कि वो सर्वांग सम है या नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए हमारे पास आते हैं कुछ नियम, जिनको हम कहते हैं सर्वांग समता के नियम। सबसे पहले ये बताओ, ये पता चला सर्वांग समता के नियम की जरूरत क्यों है? अगर मेरे पास मान लो ऐसे त्रिभुज हैं जो इनकम्प्लीट है, एक तरीके से, ये एबीसी है, ये डीईएफ है। अब सर्वांग सम त्रिभुज वो होते हैं जिसकी सारी भुजाएं, सॉरी, जिसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर। तो चलो, ये बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन इस भुजा का और इस भुजा का तो हमें पता ही नहीं है, इस कोण का और इस कोण का हमें पता ही नहीं है, इस कोण का और इस कोण का हमें पता ही नहीं है। तो हम कैसे कह दें कि ये बराबर है, ये सर्वांग सम है या नहीं? तो इसीलिए जब हमारे पास जानकारी का अभाव हो और हमें पता लगाना हो कि वो त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं, तब आते हैं हमारे पास सर्वांग समता के नियम। सर्वांग समता के नियम। और जो मेरा पहला नियम है वो ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की, किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं, जिसको हम एस 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 से दिखाते हैं, एस 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 नियम। एस 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 नियम का मतलब ये है कि साइड, साइड और साइड, मतलब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों तीनों भुजाओं के अगर बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक त्रिभुज बनाया इस तरीके से, एक और त्रिभुज बनाया मैंने इस तरीके से।
और मैंने इसको कहा, अच्छा जो रिपीट करने के लिए बोल रहे हो ईशांत, मैं इसमें ही वो रिपीट कर दूंगा, ठीक है, जो मैंने बताया था अभी, ए बी सी, इसको मैंने बोला डी ई एफ। अगर मैं इसको कह दूं ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 7 सेंटीमीटर है, और मैं कहूं कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो आप बोलोगे कि सर भुजाएं तो हैं बराबर, तीनों भुजाएं संगत भुजाएं आपस में बराबर है, ये 5 ये 5, ये 4 ये 4, ये 7 ये 7, लेकिन कोण तो हमें पता ही नहीं है। और सर्वांगसम तो वो होते हैं जिसके तीनों भुजाएं, सारे अंग, तीनों भुजाएं और तीनों कोण, संगत कोण बराबर हो। तो पहला नियम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो त्रिभुज हैं और उनकी तीनों साइड्स संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे, वो भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि वो बराबर ही होंगे, ठीक है। आपके पास कोई दो त्रिभुज है जिनकी तीनों भुजाएं संगत भुजाएं आपस में बराबर है, तो उनके जो कोण है ना वो भी आपस में बराबर होंगे ही होंगे। और ये जो दोनों त्रिभुज है ये आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। यानी त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांगसम होगा डीईएफ के। अब इसका नाम एस 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 क्यों दिया गया, एस से मतलब साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों भुजा अगर किसी त्रिभुज की, भुजा भुजा भुजा, अगर किसी त्रिभुज की, किन्हीं दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होने का मतलब क्या है कि उनके जो कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे। पहला नियम समझ में आया सभी को? जल्दी बताइए, कोई डाउट हो तो। ठीक है, ओके। अगर रिपीट करना तो आर टाइप कर दो, समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो। तो अगर आपके पास कोई दो त्रिभुज हैं और आपको उनको सर्वांगसम दिखाना है, तो आप ये वाला क्राइटेरिया उसमें देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अभी आगे और भी है, अगला है नेक्स्ट एस ए एस। नेक्स्ट क्या है, एस ए एस, ठीक है। इस एस का मतलब है साइड, इस ए का मतलब है एंगल, और इस एस का मतलब है साइड, यानी भुजा कोण भुजा। आप नाम से देख सकते हो, दो भुजाएं और उनके बीच में कोण। नाम में आप क्या, आपको क्या दिख रहा है, ये दो भुजाएं, एस एस भुजाएं और उसके बीच के कोण अगर किसी दो त्रिभुज में बराबर हैं, तो वो त्रिभुज भी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। कैसे, देखते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहां पर एक त्रिभुज बनाया, ये इसी प्रकार एक त्रिभुज बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया ए बी सी, इसको मैंने नाम दिया डी ई एफ, और मैंने कहा ए बी जो है वो है 4 सेंटीमीटर और जो ए सी है वो है 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से मैंने कहा ए बी 4 सॉरी डी ई 4 सेंटीमीटर और डी एफ 7 सेंटीमीटर, और ये वाला जो कोण है ये है 40 डिग्री। इसी तरीके से ये वाला जो कोण है ये है 40 डिग्री। तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो दो भुजाएं, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर संगत भुजा के, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, और उन्हीं दोनों भुजाओं, याद रखना जो दो भुजाएं बराबर है ना, उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण, कौन सी भुजाएं बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, तो कोण भी इस दोनों भुजाओं के बीच का ही होना चाहिए, ठीक है। यानी इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या है, 40 डिग्री, यहां पर है 40 डिग्री। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, पहली तो साइड, फिर ये एंगल ए, और फिर एस साइड। तो इस नियम से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी जो है वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज डीईएफ के। अब सर्वांगसम होने का मतलब क्या है, सर्वांगसम होने का मतलब ये है कि ये भुजा इसके बराबर होगी, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण
इस कोण के बराबर। ठीक है, तो सर्वांग सम का मतलब आपको समझ में आ रहा है? सर्वांग सम की जरूरत क्यों पड़ रही है? सर्वांग सम का यूज करके हम ये कर पा रहे हैं कि हमें बाकी जो कोण और बाकी जो भुजाएं जो हमारे पास क्वेश्चन में नहीं होंगी उनके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं कि वो कैसी हो सकती है। ठीक है, तो दो भुजाएं, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं सौरभ, SAS में क्या आता है? दो भुजाएं और उसके बीच में कोण, यानी पहले भुजा फिर भुजा और उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण। ये चीज याद रखना, उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए। जैसे 4 ये 4, ये 7 ये 7, इन्हीं 4 और 7 के बीच का कोण दोनों में बराबर है। मान लो मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल दे दूं, मैं यहाँ पर कह दूं कि एक त्रिभुज तो मान लो ये है, ठीक है, और एक और त्रिभुज मैंने बना दिया, एक और त्रिभुज मैंने बना दिया, मानो ये, ठीक है, मैंने कह दिया कि ये ABC और ये DEF। मैंने कहा ये 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, इधर वाली भी ये 6 सेंटीमीटर है, इसके बीच का जो कोण है वो 50 डिग्री है और ये वाला जो है 50 डिग्री है। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? बताइए। नहीं होंगे, सुनैना ने बोला नहीं होंगे, बाकी लोग? नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कोई बताएगा? अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, हाँ ये नहीं होंगे, सही आंसर है आपका। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटाकर यहाँ पर लिखता हूँ 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है। अब होंगे क्या ये सर्वांगसम? अब होंगे क्या ये सर्वांगसम? यस यस यस, ये अभी भी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भुजाएं बराबर हैं उन्हीं के बीच का कोण होना चाहिए। जो भुजाएं बराबर हैं उन्हीं के बीच का कोण, जैसे AB बराबर DE है, AB बराबर DE है और AC बराबर DF है, लेकिन ये जो कोण है ये तो यहां बन रहा है। कोण कहां बन रहा है? कोण बन रहा है यहां पर, और बराबर भुजाएं क्या थी? AB AC, तो AB और AC के बीच में ही बनना चाहिए था। ऐसे यहां पर DF और सॉरी DE और DF के बीच में बनना चाहिए था। समझ में आई चीज? आप यहां पर AB को DE के बराबर कह रहे हो, AC को DF के बराबर कह रहे हो। जो भुजाएं आपकी संगत भुजाएं बराबर है ना, उन्हीं के अंतर्गत वाला कोण उन्हीं के अंतर्गत आना चाहिए। यानी जो बराबर भुजाएं 2 और 6, 2 और 6, इन्हीं के बीच में होना चाहिए ये 50 डिग्री, तब हम कहेंगे समांतर। समझ में आई ये चीज या नहीं आई? अगर आ गई है तो वाई टाइप कर दो, नहीं आई है तो आर टाइप कर दो। नहीं मुस्कान, बीच में का मतलब नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने देखो भुजाएं कौन कौन सी ली है, ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में जब आपने भुजाओं को बराबर किया है तो कौन सी भुजा की है? AB और AC। AB को बराबर किया DE के, AC को बराबर किया DF के। जो भुजाएं आपकी बराबर है दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के, उन्हीं के बीच में होना चाहिए कोण। तो AB और AC के बीच में ही होना चाहिए, है ना? तभी तो इसका नाम क्या है? साइड एंगल साइड। ए बीच में क्यों लिखा हुआ है? S और S के बीच में A इसलिए लिखा हुआ है जिससे आपको साफ साफ पता चल जाए कि जो कोण है वो उन्हीं साइड्स के बीच में, उन्हीं भुजाओं के बीच में होना चाहिए जो आपने बराबर दिखाई है। ये चीज समझ में आई सभी को? ठीक है, चलो चलो तो बताओ, अब आप बताओ, एक और सवाल पूछता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया है तो। ठीक है, ये दो त्रिभुज है ABCDEF, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है। ठीक है, ये 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? जो बच्चे यस बोल रहे हैं ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 और 5 ये है ना, तो कोण इनके बीच में बनना चाहिए था ना, इनके बीच वाला कोण और इसके बीच वाला कोण, 4 और 5 के बीच वाला कोण, जिन भुजाओं की आप बात कर रहे हो उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण, जो भुजाएं बराबर हैं, AC और BC। ठीक है, AC और BC के बीच में कोण बनना चाहिए था, यहां बनना चाहिए था, यहां पर। अगर यहां पर बना कोण और यहां पर बना कोण बराबर होता तब मैं कहता, तो ये नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये दोनों सर्वांग नहीं। सर रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं, देखो, SAS, ये जो SAS लिख कर दिया है ना आपको बुक में, ये मतलब ऐसे नहीं लिख दिया कि जहां मन करा वहां S लिख दिया, जहां मन करा वहां A लिख दिया, है ना। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि इस A को बीच में क्यों लिखा गया। इस A के बीच में आने का मतलब ये है कि जो ये जो कोण होगा ना, ये उन भुजाओं के बीच में बनेगा। S से साइड बीच में आ रहा है ना, तो ये उन भुजाओं के बीच में बनेगा जो संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं। जैसे ये 4 और ये 4, ये 5 और ये 5, कौन कौन सी भुजा बराबर है? कौन कौन सी भुजा बराबर है? AC बराबर किसके है? DF के। उसी तरीके से BC बराबर किसके है? EF के। तो जो कोण है ना, वो AC और BC के बीच में होना चाहिए, DF और EF के बीच में होना चाहिए। क्या AC और BC के बीच में कोण है कुछ? नहीं है। ये रही AC, ये है BC, इनके बीच में कुछ कोण ही नहीं बन रहा। इसी तरीके से ये रहा DF, ये रहा DF और ये रही EF, इनके बीच में भी कोई कोण नहीं है। तो जब हमें पता ही नहीं है इनके बीच का कोण क्या है, तो हम बराबर कह कैसे देंगे? और जब हमें कोण ही नहीं पता, तो ये वाला नियम हम लगा नहीं सकते, और जब ये वाला नियम नहीं लगा सकते, तो हम नहीं कह सकते ये दोनों त्रिभुज सर्वांग। ठीक है सर हाँ जी, थोड़ा सा पहले से समझा दो, आज मैं लेट हो गया। थोड़ा सा पहले सब तो मैं काफी समझा चुका भाई। चलो आप क्लास के बाद में रुक जाना, ठीक है। जो आपको छूट गया आपको तब बता दूंगा मैं। काफी नहीं, आप तो थोड़ा नहीं, काफी लेट हो गए, 25 मिनट लेट है। चलो तो सर 5 मिनट लेट हो गया था। कोई बात नहीं, मैं आपको क्लास के बाद बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे शुरू से जाना पड़ेगा। क्लास के बाद रुक जाना, जो भी आपका बच गया है मुझे बता देना, वो मैं समझा दूंगा। तो दोनों नियम आपको क्लियर हो गए। पहला नियम हमने पढ़ा था साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। दूसरा नियम हमने पढ़ा था, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ जो लेट हो गए थे। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सर्वांग सम का मतलब क्या है। सर्वांग सम का मतलब होता है सर्व सारे, अंग मतलब कोण और भुजाएं। त्रिभुज के कौन कौन से अंग होते हैं? कोण और भुजाएं। सम मतलब समान। अगर किसी दो त्रिभुज के सारे कोण और या तो सारी भुजाएं आपस में समान हो, आपस में बराबर हो, तो हम उन दोनों त्रिभुज को कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। जैसे यहां पर आप देखो, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है DEF। इसकी ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। बीच का कोण 40 डिग्री, इसका भी 40, इसका भी 60, इसका भी 60, इसका भी 80 और इसका भी 80। तो इसके सारे अंग यानी सारी भुजा और सारे कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम। सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, क्या? एक बराबर का चिन्ह और उसके ऊपर ऐसे कर दो तो वो सर्वांग सम का चिन्ह होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया आपको सर्वांग सम के नियम क्या क्या होते हैं। पहला नियम बताया मैंने, साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा। जब किन्हीं दो त्रिभुज की संगत भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। जैसे ये 5 इस 5 के बराबर, ये 4 इस 4 के बराबर, ये 7 इस 7 के बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। सर्वांग सम होने का मतलब ये है कि ये जो कोण होंगे, ये कोण इसके बराबर होगा। हमें दिया नहीं है क्या है, लेकिन हाँ हमें ये पता चल गया ये बराबर होंगे। ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा नियम हमने पढ़ा SAS। हाँ बिल्कुल, उसका SAS में क्या था कि दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, दो भुजाएं और उन्हीं भुजाओं के बीच के कोण अगर किन्हीं दो त्रिभुज में बराबर है, समझ रहे हो? दो भुजाएं जैसे 4 और 7, 4 और 7, और उन्हीं भुजाओं के बीच के कोण,
जैसे इन्हीं भुजाओं के बीच का कोण 40 डिग्री और 40 डिग्री अगर आपस में बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम होने का मतलब है कि बाकी के जो दो कोण हैं और एक भुजा है वो भी आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये अब तक हमने पढ़ा था। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि अगर आपके दो कोण और उनके बीच की भुजा, ठीक है, एंगल, साइड एंगल, मतलब कोण, भुजा और दो कोण और उनके बीच की भुजा अगर किसी दो त्रिभुज की आपस में बराबर है, समझ रहे हो ना, दो कोण, दो तो कोई कोण और उन्हीं कोणों के बीच की भुजा होनी चाहिए। भुजा किसके बीच की होनी चाहिए? उन्हीं कोणों के बीच की। अगर आपस में बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? क्या बन गया? वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? आपस में सर्वांसम होते हैं। जैसे इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, इसको मैंने नाम दिया डी ई एफ। मैं कहता हूं ये कोण है इसका 40 डिग्री, ये कोण है इसका 50 डिग्री। इसी तरीके से ये कोण है 40 डिग्री और ये कोण है 50 डिग्री और ये वाली जो भुजा है 5 सेंटीमीटर है और ये वाली जो भुजा है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। तो आप देखो 40 40 50 50 दो कोण बराबर है और उन्हीं कोणों के बीच वाली भुजा यानी ये, उन्हीं कोणों के बीच वाली भुजा यानी ये भी बराबर है। ठीक है, तो यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उन्हीं कोणों के बीच की भुजा, उन्हीं कोणों के अंतर्गत आने वाले भुजा आपस में बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो त्रिभुज एबीसी जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज डीई एफ। सर हाँ जी, जो अकेला होता है, जैसे इसमें अकेला ऐसे वो बीच में आता है। यार ये ना एक तरीके से कह सकते हो आप, नाम दे दिए गए हैं। अकेला बीच में आता है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम एक और क्राइटेरिया पढ़ेंगे, एंगल एंगल साइड, यानी कोई भी दो कोण और कोई भी एक भुजा। ठीक है, ये अकेला बीच में आने का मतलब ये है कि ये आपको साफ साफ दिखा रहा है कि दो कोण और उनके भुजा जो है वो भी कोणों के बीच में होनी चाहिए। इसी तरीके से ये जो एस 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 ए एस था, एस ए एस का क्या मतलब था कि जो वो कोण है, जो ये कोण है उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और उन्हीं भुजाओं, जो बराबर है उन्हीं भुजाओं के बीच के कोण अगर आपस में बराबर हैं तो वो भुजा क्या, वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। हाँ जी, तानिया क्या लिख रहे हो आप? ये निकाल तो क्लास से। बताइए तानिया, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्या लिख रहे हो ये? सर गलती से लिखा गया। चलिए, ये वाला नियम समझ में आ गया है, एंगल साइड एंगल क्या होता है। अगले नियम की तरफ बढ़े। ठीक है, सर वो भी इतना बड़ा गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 हो गए, चौथा है एंगल ए एस, यानी दो कोण और कोई भी भुजा अगर आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, ए से एंगल, एंगल और साइड, यानी कोण, कोण, भुजा। अगर किसी दो, किन्हीं दो त्रिभुज की दो कोण और कोई भी एक भुजा, कोई भी हो सकती है वो, दो कोण और कोई भी एक भुजा
अगर आपस में बराबर है तो उसको हम क्या, उन दोनों त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, सर्वांग बोलेंगे। ठीक है, तो अगर ये है ए बी सी और ये है डी ई एफ, और मान लो ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये वाला कोण 50 डिग्री है, ये वाला कोण 40 डिग्री है। इसी तरीके से ये 4 सेंटीमीटर है, 50 डिग्री और 40 डिग्री। तो देखो संगत संगत भुजाएं आपस में बराबर है, कोई भी हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, कोई भी एक भुजा और दो कोण अगर किन्हीं दो त्रिभुज के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में सर्वांग सम होते हैं। आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। यानी इसके जो बाकी हिस्से हैं, जब मैं कह रहा हूं दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो बाकी हिस्से जो हमें नहीं पता वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जो हमें नहीं पता लेकिन वो होंगे बराबर, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को? चारों जो नियम थे सबको समझ में आ गए हैं? एक लास्ट नियम और बचता है जो है RHS। यानी RHS से मतलब क्या है, पांचवा नियम RHS। RH से मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। ठीक है, H से मतलब है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और S से मतलब है साइड यानी भुजा। यानी अगर आपके पास दो समकोण त्रिभुज हैं, पहली कंडीशन क्या है कि त्रिभुज कैसे होने चाहिए, समकोण। अगर आपके पास दो समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, और इसी तरीके से एक समकोण त्रिभुज ये होगा। इसको मैंने नाम दिया ABC, इसको मैंने नाम दिया DEF। मेरे पास दो समकोण त्रिभुज है, पहले कंडीशन क्या है, त्रिभुज कैसे होने चाहिए, समकोण। और उसके जो कर्ण है, कर्ण क्या होते हैं, 90 डिग्री वाली भुजा के सामने वाली भुजा। कर्ण क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी ये, और इसी तरीके से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण। और एक भुजा, एक साइड अगर आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। जैसे मैं अगर यहां पर लिख दूं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये मैंने कहा 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं, क्योंकि क्यों है ये सर्वांग सम, क्योंकि देखो पहली चीज ये दोनों कैसे हैं, समकोण त्रिभुज है, तो R से क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा उसका कर्ण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, दोनों त्रिभुजों के कर्ण जो है वो आपस में बराबर है, 5-5 सेंटीमीटर है, यानी H से हाइपोटेन्यूज कर्ण। और S से मतलब कोई भी एक भुजा, तो मानो ये नीचे वाली भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो RHS इस नियम से हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? रिपीट करता हूं, जैसे आप SAS SSS है ना, SAS SSS AAS ASA ये सब आपने पढ़े थे, ऐसे ये RHS है। आप नाम से समझ जाओ ना, नाम पे R का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। R से राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है समकोण त्रिभुज। यानी अगर आपके पास दो समकोण त्रिभुज, उसके बाद H से हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, उनके जो कर्ण है वो आपस में अगर बराबर है, आपके पास दो समकोण त्रिभुज हैं, उनके जो कर्ण है, कर्ण क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। जैसे ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ये है, ऐसे ही ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ये है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कर्ण अगर दोनों त्रिभुज के बराबर हैं, और एक भुजा, कोई भी एक भुजा, एक तो कर्ण और कोई भी एक भुजा, जैसे ये नीचे वाली मैंने मान ली, ये भी हो सकती थी, मैंने नीचे वाली ले ली,
ये कोई भी एक भुजा अगर आपस में बराबर है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण और कोई भी एक भुजा किन्हीं दो समकोण त्रिभुज की आपस में बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। बताइए मनीषा। दो समकोण त्रिभुज में अगर उनके कर्ण और कोई भी एक भुजा आपस में बराबर हैं, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज में पहली चीज क्या है? दो समकोण त्रिभुज होने चाहिए। ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, जैसे ये है मेरे पास एक समकोण त्रिभुज, एक ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम दिया मैंने ए बी सी, इसका नाम दिया मैंने डी ई एफ। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और मान लो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम। कैसे सिद्ध करोगे? सबसे पहले आप बोलोगे एंगल ए बी सी बराबर है एंगल डी ई एफ के। क्यों है? क्योंकि ये दोनों क्या है? 90 डिग्री के एंगल। दूसरी चीज आप कहोगे कि जो ए सी है वो बराबर है डी एफ के। क्यों है? क्योंकि ये, अच्छा क्यों है? क्योंकि ये दिए हुए हैं, ऐसा लिख सकते हैं, दिया है क्वेश्चन में। और तीसरी चीज आप कह सकते हो कि ए बी बराबर है डीई के, ये भी क्या है? दिया है। तो आप ये एक चीज ध्यान से सुनो, यहां पर मैंने अभी क्या बताया, अगर किन्हीं दो त्रिभुज में पहली चीज, दोनों त्रिभुज अगर 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों त्रिभुज 90 डिग्री के हैं, दोनों त्रिभुज क्या है? 90 डिग्री के हैं। दूसरी चीज, दोनों त्रिभुज के अगर कर्ण बराबर है, एच से क्या होता है? हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। अगर दोनों त्रिभुज के कर्ण बराबर हैं, तो देखो दोनों त्रिभुज के कर्ण बराबर है, इसका भी 4 सेंटीमीटर है, इसका भी 4 सेंटीमीटर है। कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या है? AC, ये कर्ण है। ऐसे ही ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या है? DF, ये कर्ण है। तो दोनों त्रिभुज के कर्ण बराबर हैं, दोनों त्रिभुज 90 डिग्री के हैं। तीसरी चीज, एक कोई भी भुजा, तो AB जो है वो BC के बराबर है, तो एक भुजा इसकी बराबर है। तो 90 डिग्री मतलब R, कर्ण मतलब H, और भुजा मतलब साइड। तो RHS, इस नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो मैं यहां लिखूंगा त्रिभुज ABC, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, RHS से। अब आया समझ में? मुस्कान, मनीषा और कौन थे? और किसको समझ में नहीं आया था भाई? अब आ गया समझ में? जैसे आपने बाकी उसमें पढ़े हैं ना, उसमें बस भुजा, कोण और भुजा की बात हो रही थी, यहाँ पर भी कोण की बात हो रही है, पर वो कोण कैसा है? 90 डिग्री का। यहाँ पर भी भुजा की बात हो रही है, वो भुजा कैसी है? कर्ण है, और एक भुजा हमारी नॉर्मल भुजा है। अगर किन्हीं दो त्रिभुज में ये तीनों चीजें आ रही है, समकोण है, कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो वो त्रिभुज भी क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे सर्वांग समता के नियम। अब बात आती है क्वेश्चंस पर, तो शुरू करें क्वेश्चंस। बताइए, क्वेश्चन शुरू करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बुक में से ही ले लेते हैं कोई क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे आज वो पढ़ाना था, रेखाएं और कोण, तो लेकिन बाद में फिर ये डिसाइड हुआ कि क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास है, इसके बाद एग्जाम के बाद आपकी क्लास होगी, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर, पिछली क्लास में भी कहा था कुछ बच्चों ने कि सर सर्वांग समता वाला पढ़ा दो, तो इसलिए फिर मैंने वो छोड़ के ये पढ़ा। हाँ 30 को, सर इसके बाद एग्जाम होगी तो ना 30 क्लास। को है, आज लास्ट है, तभी तो पढ़ाई नहीं होगी करनी ना। क्या एग्जाम की? अच्छा, तो इसीलिए क्लास नहीं हो रही है। करनी है सर। ठीक है, आज 26 तारीख है ना, कल तो आपकी वैसे नहीं होती क्लास, एक दिन तो वैसे भी नहीं होती, परसों होती 28 को, लेकिन आपके एग्जाम की वजह से आपको पहले ही आपकी तैयारी हो जाए, जिससे
इसलिए अब आपकी क्लास कब होगी, जब आपके पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अपना माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है प्लीज। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ये मान लो O है, ये A B C D, ठीक है। ये वाली जो भुजा है OA बराबर दिया हुआ है OD, और OB बराबर दिया हुआ है OC, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी ये भुजा जो है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD के। करिए और जल्दी से बताओ कौन सा वो लगेगा इसमें नियम। 5 नियम मैंने आपको पढ़ाए थे। आपको सिद्ध करना है त्रिभुज AOB जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज COD। SAS, ओके अंजलि, वेरी गुड। अच्छा एंगल कौन सा बन रहा है अंजलि, ये भी बताओ, नाम बता दो एंगल का, एंगल का नाम बता दो। एंगल AOB, AOB ओके किसके बराबर है? COD ओके किस लिए? वेरी गुड, शीर्षाभिमुख एक्सीलेंट। कोण। तो आया सभी को समझ में? पहली चीज सॉल्यूशन इसका, पहली चीज हमें दो चीजें हमें पता है कि OA बराबर OD है और OB बराबर OC है। ये हमें क्वेश्चन में ये दोनों चीज दी हुई है, ठीक है। ये भी दिया है और ये भी दिया है, ठीक है। एक चीज आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, वो है ये वाला कोण जो है इसके बराबर है। तो आप देखोगे जो कोण AOB है वो किसके बराबर है? कोण COD के शीर्षाभिमुख कोण। मैंने आपको पढ़ाए थे रेखाएं तथा कोण में, शीर्षाभिमुख कोण। तो आप देखो अगर ध्यान से, यहां पर दो भुजाएं, ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, इनकी संगत भुजाएं, यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, सॉरी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, AO और OD, और उनके बीच के कोण, उन्हीं भुजाओं के बीच के कोण है जो बराबर है आपस में, ठीक है। आपस में क्या है? बराबर है। तो इसलिए कौन सा यहां पर नियम लगेगा? SAS, साइड एंगल साइड से सर्वांग समता से मैं क्या कहूंगा कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई है सभी को? बताइए। क्लियर? मुस्कान समझ में नहीं आई? शीर्षक में कोण, शीर्षक में कोण पढ़े होंगे ना आपने। देखो दो चीजें तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, OA OD बराबर है, OB OC बराबर है, इसकी तो कोई टेंशन नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये कोण भी तो बराबर है, AOB और COD। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते थे? अगर दो लाइन किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर। यानी ये वाला कोण, अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, इसको 4 बोलूं, तो जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होता है और जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर होता है। इनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण।
इसीलिए यहां पर ये दोनों शीर्षाभिमुख में कोण है, दो लाइन है, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और ये जो कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी में, जो एंगल एओबी है वो एंगल सीओडी के बराबर है। ये भुजाएं बराबर हैं, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हमने ये बोला कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्लियर हुई ये चीज सभी को? एक और क्वेश्चन करें फिर, ठीक है चलो। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बुक में से, ठीक है, इसको करिए। सभी लोग, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके सामने ये एक इस तरीके से ठीक है, हाँ, इस तरीके से एक फिगर बनाया हुआ है। इसमें दिया क्या क्या हुआ है, एडी सॉरी एओ, ये ओ है, ये ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, और यहां पर डी है। आपको सिद्ध करना है इसमें, इसमें दो चीजें दी हुई है कि जो एडी है और बीसी है वो आपस में इक्वल है ए बी के। तो सी बाई सेक्स, अच्छा हिंदी में इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पर ये सिद्ध करना है। मेरे पास जो बुक है ना वो थोड़ी इंग्लिश में है। यहाँ पर आपको दो चीजें दी हुई है कि जो ओ बी है वो बराबर है ओ ए के, ठीक है, और एंगल ओ ए डी बराबर एंगल ओ बी सी बराबर 90 डिग्री है। ओके, और ये जो ओ सी है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी ओ सी बराबर ओ डी बराबर 5 सेंटीमीटर। आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। आपको क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये दो चीजें दी हुई है, ठीक है। ओ बी किसके बराबर है, ओ ए के, ओके, और ओ सी और ओ डी 5 सेंटीमीटर। तो बताओ कौन सा यहाँ पर ए एस, ओके, मुस्कान बोल रही है ए एस, मुस्कान एक एंगल तो मुझे दिख रहा है, दूसरा एंगल आपने कौन सा बराबर किया है? अच्छा हाँ ठीक है, ए एस भी लग सकता है, ए एस भी लग सकता है, आर एच एस भी लग सकता है। वेरी गुड। अच्छा पहले मैं ए एस लगाकर दिखाता हूँ। देखो एकांतर कोण पढ़े हैं आप लोगों ने, अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं और उनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, अगर उनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण कौन से होते हैं? ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होता है, ठीक है। एकांतर कोण मतलब जेड शेप वाले कोण, इस तरीके से जो बनते हैं, है ना, जो ये जेड बनता है ना, ये वाला जो कोण होता है वो इस वाले कोण के बराबर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो ए एस यहाँ पर ऐसे लग सकता है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ऐसे लग सकता है, देखो यहाँ पर एक जेड बन रहा है, आपको अगर दिख रहा हो तो ये इस तरीके से, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो ये वाला एंगल है एकांतर कोण, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कोण बी सी ओ बराबर होगा कोण ओ डी ए के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण। इसी के साथ हमें यह भी पता है कि ओसी जो है वो ओडी के बराबर है।
OC किसके बराबर है, OD के। क्यों है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और तीसरी चीज हमें ये पता है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं, यानी कोण OAD बराबर है कोण OBC यानी 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड से या कोण कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। AAS से त्रिभुज कौन कौन से, OBC और OAD। OBC सर्वांग सम होगा त्रिभुज OBD, ठीक है। ये तो हुआ AAS सर्वांग समता से। अब बात करते हैं RHS की। तो यहां पर RHS भी आप लगा सकते हो। कैसे, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है या नहीं, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो R, उसके सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये समकोण के सामने वाली भुजा, ये समकोण है, उसके सामने वाली भुजा ये कर्ण। इसी तरीके से ये समकोण है, उसके सामने वाली भुजा ये कर्ण, ये भी आपस में बराबर है। बता रहा हूं मनीषा, वही बता रहा हूं। देखो इसको मैं हटा देता हूं पहले सारे। RHS कैसे होगा, अच्छा एक चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई है, OB बराबर OA, OB बराबर OA, बाकी हटा दो। देखो सबसे पहली चीज, एंगल OBC बराबर है एंगल OAD के। क्यों है बराबर, 90 डिग्री, ठीक है। इससे क्या पता चला कि त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी R तो यहां से आ गया हमारे पास। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 5 सेंटीमीटर यानी कर्ण 5 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो OD बराबर OD बराबर OC, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्या है, मेरे कर्ण है, और कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो यहां से आ गया H। और एक भुजा OB बराबर है OA के। तो ये भी क्वेश्चन में हमें दिया है, ठीक है। यानी एक भुजा यानी एक साइड बराबर है S, यहां से आ गया। तो RHS सर्वांग समता से जो मेरे त्रिभुज हैं, त्रिभुज OBC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ODA, प्रूव, ठीक है। RSH नहीं RHS, मनीषा RSH नहीं, दोनों ही ठीक होंगे, यस, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा अपनी तरफ से दिया था, इसलिए इसमें दोनों लग गए, वरना ऐसा होता नहीं। हो भी सकता है कि दो उसमें लग जाएं। अब कोई त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसमें तो कुछ भी लग सकता है, ठीक है। तो हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके जो भी डाउट हैं, बाकी लोग अपने डाउट पूछ लो, ओके, चलिए।